पानी के बीचों बीच ये कोई नाव नहीं है बल्कि एक घर है जो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये इस पे मिट्टी हो गया, धान की भूसी हो गई, गोबर हो गई। ये इसके नीचे में अभी 108 ड्रम है। 108 ड्रम है, उसके ऊपर में आपने बांस लगाया है और उसके ऊपर में जो है ये फ्लोटिंग हाउस तैयार किया गया है। पहले इस घर को ध्यान से देखिएगा, ऊपर में सोलर पैनल लगाया होगा और ये एकदम झोपड़ी वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। इस घर को बनाने में मोस्टली जो मटेरियल वाइज देखेंगे तो गोबर हो गया, मिट्टी हो गया है ना, धान की भूसी हो गई, चूना हो गया, इस तरह के पुराने टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो वैदिक परंपरागत जो चीजें होती थी, शुरू से जो काम किया हूँ उन सब में जजमेंट लोगों का रहा है। हाँ। इंजीनियरिंग करने गया, इंजीनियरिंग छोड़ दिया लास्ट सेमेस्टर में वेस्ट के साथ काम करना शुरू किया, कचड़े के साथ काम करना शुरू किया, लिटरली जाता था, हाथ से निकालता, तो वैसे करके स्टार्ट किया था कंपनी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं एक घर पे मौजूद हूं जो घर पानी के ऊपर तैरता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या कोई घर पानी के ऊपर तैर सकता है, तो जान लीजिए और देख लीजिए। यहाँ पर इधर देखिए कि गंगा नदी आपको दिखाई देंगी और ऊपर में जो है ये घर आपको नजर आएगा, जहाँ पे किचन भी है, रहने के लिए जगह भी है। आइए एक रूम को भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये रूम देख लीजिए, और जहाँ पर जो अगर आप उसको विंडो को खोलते हैं तो वहाँ से गंगा नदी आपको सामने नजर आएगी। और ये जो घर है वो पानी के ऊपर तैरता है, पानी आपको यहाँ पे गंगा नदी आपको नजर आएगी यहाँ पर। और ये घर पूरी की पूरी तरीके से ऐसी चीज़ों से, ऐसी मटेरियल से बनाया गया है जो पूरी तरीके से नेचुरल है। जैसे अगर मैं यहाँ की ईंट के बारे में बात करूँ तो आइए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि ये जो ईंट है यहाँ पर, आपने अभी तक देखा होगा सीमेंट से बनता है, लेकिन ये ईंट अगर आप नज़दीक से देखते हैं तो आपको लगेगा कि गोबर का है या फिर बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो आप सही समझ रहे हैं कि ये जो ईंट बना हुआ है वो गोबर और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर करके बनाया गया है। और इस घर को बनाने वाले जो हैं वो एक इंजीनियर हैं और इस घर के मुखिया हम कह सकते हैं प्रशांत जी हमारे साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। थोड़ा सा बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आपने सोच के इस घर का निर्माण किया है? ये जो घर है ये बना हुआ है जो बिहार में आने वाली जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है बाढ़ की जी। उस बाढ़ में जो विस्थापन होता है, हाँ। उस विस्थापन को रोकने के लिए हाँ। ये एक किया जा रहा है प्रयोग है ना। तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे चीज़ों को एड्रेस करें जो क्लाइमेट सेंसिटिव है, जो लाइफस्टाइल का तरीका है, मटेरियल का चॉइस है ना, या फिर जो क्लाइमेट के चलते होने वाले जो जलवायु परिवर्तन के जो बड़े इफेक्ट्स होंगे आगे आने वाला समय में, उसको टैकल करने के लिए क्या क्या प्रयोग होने चाहिए। हाँ, तो मतलब इसी जगह पे क्लियर कर दे कि ये कोई पार्टी फंक्शन करने के लिए कोई ऐसा एक फ्लोटिंग बोट नहीं बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जब आप इस चीज़ को जाने कि इसके आइडिया को जाने कि बहुत बार आप सुनते हैं कि ये बाढ़ ग्रसित एरिया है, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर से नज़र आते हैं, देखते हुए, निरीक्षण करते हुए, लेकिन कोई ऐसा आइडिया निकल के नहीं आ पाता कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे इसका समाधान निकालेंगे। जिस जगह पे हर साल बाढ़ आता है, आखिर अगले साल क्या ऐसा करे कि वो लोग अपने घर को छोड़ के कहीं उनको भागना ना पड़े या फिर वो परेशान ना हो। तो इस चीज़ के लिए इस फ्लोटिंग बोट को बनाया गया है, फ्लोटिंग हाउस को बनाया गया है। किस चीज़ पे बनाया है आपने? ये जो पूरा यहाँ पे हमें समतल दिखाई दे रहा है, ये इसके नीचे में अभी 108 ड्रम है। हाँ। और उस ड्रम्स के ऊपर में अभी हम लोग एक फ्रेमिंग पे वो ड्रम्स लगा हुआ है और उसके ऊपर में बैम्बू का फ्लोरिंग है। 108 ड्रम है, उसके ऊपर में आपने बांस लगाया है और उसके ऊपर में जो है ये फ्लोटिंग हाउस तैयार किया गया है। मतलब ये जो मुझे देखने से लग रहा है कि कहीं भी बहुत फैंसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ, वही चीज़ों का इस्तेमाल हुआ जो हम गांव के घरों में देखते हैं। तो क्या क्या इस्तेमाल किया आपने? इस घर को बनाने में मोस्टली जो मटेरियल वाइज देखेंगे तो गोबर हो गया, मिट्टी हो गया है ना, धान की भूसी हो गई, चूना हो गया, इस तरह के पुराने टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो वैदिक परंपरागत जो चीज़ें होती थी उसको यूज करके हम लोगों ने एक ब्रिक का मॉडल बना लिया। और जब देखा कि हाँ वो ब्रिक अच्छा काम कर रहा है तो उसको अब उससे हम लोगों ने ये घर का जैसे दीवार वगैरह है ये उससे बन गई। ब्रिक के बारे में आपने बात किया, तो ये जो यहाँ पे आपको ईंट दिखाई दे रही है, इसको मुझे बताइए कि क्या क्या इसमें मतलब मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है ये? ये जो है ये तो पहले आप देखेंगे लाइट है। हाँ, तो ये स्पेशली हम लोगों ने फ्लोटिंग हाउस के लिए डिज़ाइन किया कि एक लाइट वेटेड मटेरियल हो जिससे हम लोग, तो ये इस पे मिट्टी हो गया, धान की भूसी हो गई, गोबर हो गई, इन सारी चीज़ों, आगे भी काफ़ी और चीज़ें हैं जो एक साथ मिला करके इसका हम लोगों ने प्रयोग इस पे किया। अच्छा, कितने साल का ये मतलब आपका पूरा रहा ट्रायल? क्योंकि कोई भी अगर कुछ नया आइडिया के साथ किसी चीज़ को बनाता है तो बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, तो कितने साल लग गए इस पूरे फ्लोटिंग हाउस को तैयार करने में? मैं 2020 में बिहार शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ। जिस समय बिहार में बाढ़ आया हुआ था। हाँ। उस समय इस आइडिया पे मैंने वर्क स्टार्ट किया।
2021 में हम लोगों ने इसके जो फ्रेम है नीचे के बेस उसको हम लोगों ने बना लिया। 2022 में इसके 1 यूनिट का ट्रायल एक छोटे तालाब में हम लोगों ने किया और 2023 में हम लोगों ने इसको पूरा बना लिया। तालाब से फिर नदी का सफर तय हुआ है यहाँ पर। हाँ। हमारे यहाँ का जो भारत है वो क्लाइमेट जाना जाता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप बहुत ज़्यादा होता है, कभी जो है वो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपका ये जो बनाया हुआ फ्लोटिंग हाउस है ये सारी चीज़ों को सह सकता है? ये एक प्रयोग है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ट्रायल ये किया जा रहा है कि जैसे जब नॉर्मली जब एक घर होता है तो उसमें अब अगर गर्मी का समय तो उसको हमको ठंडा करने के लिए उसमें एसी कूलर सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। ये जिस स्टाइल से बना हुआ है ये ठंड के समय में नेचुरली हीट और गर्मी के समय में नेचुरली कूल होगा। उसके अलावा इसमें अब जैसे नेचुरल कूलर कैसे बना सकते हैं, पंखे की ज़रूरत है ना ही यहाँ पर हीटर की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत है भी अगर पंखे की तो हम उस एनर्जी को कहाँ से लाएंगे, तो एनर्जी को कैसे हम उगा सकें ताकि वो प्लेट लगाया है आपने बाहर में। ये तो एक मेथड हुआ। हमारे पास विंड बहुत है यहाँ पे, तो विंड को यूज़ कर सकते हैं। वाटर में एनर्जी बहुत है, वाटर की एनर्जी। तो अब हमें एक्सपेरिमेंट पे जब उतरना है तो हर लेवल पे उतरना है। और वो लोटेक कैसे होगा, सस्ता कैसे होगा, क्योंकि सोलर प्लेट कहाँ से लगाएगा कोई गरीब आदमी। तो हमें देखना है कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव लोकल टेक्नोलॉजी से चीज़ों को लाइफ को आसान करने वाली टेक्नोलॉजीज क्या डेवलप कर सके। क्या इन्वेस्टमेंट लग गया आपका इसको बनाने में? इसको बनाने में हम लोगों का टोटल 6 लाख रुपीज़ का एक बजट पे ये बना हुआ है। 6 लाख रुपए लगे। कोई चाहे तो 6 लाख रुपए में ये डिज़ाइन को बना सकता है। लेकिन टारगेट ये है कि अगले 1 से 2 साल में हम लोग 2 लाख रुपए के बजट पे इसको बनाएं, ताकि गांव-गांव में ये चीजें पहुंच पाए। या फिर लोग डरे ना कि ले जाएंगे बहुत महंगा पड़ रहेगा। या फिर मतलब और ये भी है कि ये लोटेक ऐसा हो कि लोग खुद बना पाए। क्योंकि हमें पूरा घर बना के नहीं देना है लोगों को, हमें एक बेस ऐसा बना देना है जो पानी में ना डूबे और अपनी जगह पे ही रहे, बाढ़ में भी। लोग तो अपना घर बनाना जानते हैं, ट्रेडिशनली वो बनाते हैं। तो पूरा एफर्ट ये है कि हम इसको कमर्शियलाइज करके बिजनेस नहीं बनाना चाहते हैं कि लोग ऑर्डर दें और हमको बना के बेचे। हम लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो इजी टू मेक, इजी टू रेप्लिकेट हो, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और लोकल, इसीलिए देखिए आप सारा मटेरियल लोकल है। जब हम लोग इसको बक्सर में बना रहे थे तो बक्सर से मतलब 20 किलोमीटर के रेडियस का सारा मटेरियल है जिससे ये घर बना हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं था कि बाहर जाके लाए। 20 किलोमीटर के रेडियस में इसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई वो सब कुछ सब वहीं पे बक्सर में थी और वहीं से मिला। जो भी बांस वगैरह नेचुरली यहाँ मिलता है। झलास देखेंगे छत पे आप, ये सारे घास जो हैं, ये सारे घास ये सामने उग रहे हैं, देखिए आप, है ना। और इसको काट के और इसकी जो तरीका है, टेक्निक है, वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ना कोई मड़ई बनाने वाले बच्चे हैं, ना मिट्टी पे काम करने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, ना बनवाने वाले बच्चे हैं। तो मेरा पूरा एफर्ट हमेशा रहा है कि नेचुरल पद्धति को और वेस्ट पे काम करना। तो ये दो चीज़ों पे आप पॉज लगाना चाहते हैं? मुझे मॉडर्नाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे डायरेक्शन से प्रॉब्लम है कि मॉडर्नाइजेशन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ कोई भी चीज़ में टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, मॉडर्न चीज़ें आनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके डायरेक्शन पे क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि उससे आगे का डेवलपमेंट क्या होना है। तो मेन आइडिया है कि नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट हो। एक चीज़ आपने और भी कही थी कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारे फोल्डेबल चीज़ें आपने रखी हुई है। तो जब कहीं बाढ़ आ जाता है या फिर लोग जो हैं वो उसमें सरवाइव करते हैं, तो एक आइडिया आपने बताया था, मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं। इसमें है कि अगर मान लीजिए बाढ़ आता है, लोग अपने ऊपर आ गए, सरवाइव हो रहे हैं, लेकिन उस समय में अगर कोई ग्रामीण व्यवस्था है तो वो आदमी जॉब क्या करेगा? वो तो खेती करने वाला बंदा होगा, उसके सब फसल डूब गए। तो हम क्या एडिशनल ऐसा जॉब कर सकें जो हाथ से किए जाने वाले कई तरह के काम है। तो सारे रूम्स का फर्नीचर जो है फोल्डेबल है, बन करके वर्क स्पेस की तरह यूज हो सकता है। और जब उस समय बाढ़ का समय है, मान लीजिए 2 महीने 3 महीने हम पानी से घिरे हैं, तो उस 2 महीने तक में अगर हम हाथ से काम करें, अपसाइक्लिंग करें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करें, तो सस्टेनेबिलिटी मिल जाएगी लाइफ को भी, लाइवलीहुड को भी, है ना। तो ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लगे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आपके पास समय रहेगा, आप काम कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्टोर चीजें होंगी, और आपका लॉस नहीं हो रहा है। आपका जो एक हर साल का बहुत बड़ा लॉस बिहार का है कि बाढ़ आने के बाद में बाढ़ पीड़ितों को अपना घर फिर से रिपेयर करना पड़ता है और चीज़ों को सुधारना पड़ता है। तो वो जो एनर्जी गया 1 महीने 2 महीने का, वो जो मेरा एनर्जी है वो तो माइनस में जा रहा है ना। तो अगर एक जगह का लॉस है तो वो पूरे स्टेट का लॉस है। तो उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं और उस ऊर्जा को कहीं सही जगह कहाँ यूज कर सकते हैं? जहाँ पूरा गांव का गांव बर्बाद हो जाता है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट स्पेशली आपने लाया है। और ये कॉन्सेप्ट केवल, मैं बोल दूं कि केवल इसको बिहार का ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट पूरे, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये बिहार का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। तो जलवायु परिवर्तन और उसके चलते होने वाले इफेक्ट्स पूरे दुनिया के प्रॉब्लम है, और बाढ़ पूरी दुनिया की समस्या है ना।
मतलब जिन जिन मुद्दों पे आपने बात किया वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे स्कूल में मिलते थे कि आपको बाढ़ के ऊपर जो है वो पेपर से कटिंग करके जो है वो आपको प्रोजेक्ट तैयार करना कि कैसे कैसे बाढ़ आता है, नेपाल से कैसे पानी छोड़ा जाता है, कैसे आपके पास जो है वो चीज़ें बर्बाद होती हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा जाता था। ये सारी चीज़ों का हम प्रोजेक्ट बनाते थे, लेकिन समाधान कहीं नहीं दिखाई देता था। आज भी जब भी बाढ़ आता है आपको अखबारों में बहुत सारी चीज़ें, खबरें देखने को मिलती हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी बहुत सारी बातें करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन समाधान के बारे में कोई बात नहीं करता। क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं हमारे साथ सामने में, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या तैयार कर रहे हैं, क्या उनको देने वाले हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। पेड़ काटे जा रहे हैं, चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं, बर्बाद होती जा रही हैं, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। इस मड़ई से निकल के हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जा रहे हैं और अपने लिए जहर का जो होता है ना पौधा, बीज जो है वो बो रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मुझे लगता है कि सर थैंक यू सो मच कि जो आपने इतने एक स्ट्रॉन्ग कॉज पे आपने काम करना शुरू किया है और लोग बहुत इंस्पायर होंगे आपको देखकर। बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के पहले वो कतराते हैं कि कैसे करेंगे, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको भी लोग काफ़ी पागल कहते होंगे जो भी नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने बड़ा जज किया और लगा हो कि क्या ही कर रहा हूँ यार? शुरू से जो काम किया हूँ उन सब में जजमेंट लोगों का रहा है। हाँ। इंजीनियरिंग करने गया, इंजीनियरिंग छोड़ दिया लास्ट सेमेस्टर में। तो वो एक ऑब्वियसली लोग बोलेंगे पागल है। वेस्ट के साथ काम करना शुरू किया, कचड़े के साथ काम करना शुरू किया। लिटरली जाता था, हाथ से निकालता। तो वैसे करके स्टार्ट किया था कंपनी। वेस्ट करके अपसाइक्लिंग आर्टिस्ट बना। वो सब करने के बाद छोड़ करके भारत से स्कॉटलैंड की यात्रा पे निकल गया मोटरसाइकिल के साथ, बिना पैसे के। तो वो तो लोग बोलते ही हैं सन कि अब जो कर रहा हूँ वो भी, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में जो हो रहा है उसके अलग से कोई काम करेगा, उस सिस्टम में नहीं बैठेगा तो सन की ही कहा जाएगा, वो अलग ही दिखेगा। लेकिन ये सारी काम होना ज़रूरी है। हम जहाँ अभी हैं, अब क्लाइमेट क्राइसिस का जो समय आ रहा है, जो एक बड़ा चेंज दिख रहा है पूरे दुनिया में, ये कई देश इसको क्लाइमेट इमरजेंसी बोल चुके हैं कि हम अभी एक इमरजेंसी एरा में हैं। हम 1.5 डिग्री पहुंच चुके हैं। अगर हम 2 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे हमारा टेम्परेचर, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब वो इरिवर्सिबल होगा, वो वापस नहीं आ पाएगा। तो हम अपने आगे वाले जनरेशन को क्या दुनिया दे के जाने वाले हैं, ये हमारे हाथ में। और एक सबसे बड़ी ये बात है कि दुनिया में हमारी जनरेशन, जो मैं और आप, हमारी जो जनरेशन है, हम पहला जनरेशन है जो क्लाइमेट क्राइसिस की इतनी बड़े इफेक्ट को देख रहे हैं, और हम लास्ट जनरेशन है जो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। सही बात है। तो अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर ये डेडलाइन पे हम है। तो इसका अगर हम नहीं कुछ कर सकते, हमारे जनरेशन नहीं कुछ कर पाएगा, तो हम मान के चलें कि आगे की जनरेशन भुक्तभोगी होने वाली है। सही बात है। तो काम तो करना पड़ेगा इस पे। जो पूरे विचारधारा बनी हुई है कि एक जॉब होना चाहिए, बड़ी जॉब होनी चाहिए, कंपनी में ये होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, और एक कमर्शियलिटी जो आ गई मार्केट में कि दिवाली मनाना है तो 10 फ्रिज खरीदिए, तो वॉशिंग मशीन खरीदिए, या जो बाजारवाद इतना बना दिया गया, इन सब पे अब हंसना चाहिए लोगों को। ये पूरी बाजारवाद के जो फ्रेमवर्क है इसको समझना चाहिए और उससे निकल करके एक आइडियल लाइफ पे काम करना ज़रूरी है। मतलब ये जो मतलब सिंपल चीज़ें जो आपने बताई ना, ये किचन के बारे में जैसा आपने मुझे डिफ़ाइन किया था, अभी मैं सुन रही थी कि मॉडर्न किचन कैसे बनाएंगे, कैसे ऐसा कुछ करेंगे जिससे झाग ना पता चले या फिर धुआं ना समझ आए, और इसे बिल्कुल 360 डिग्री का जो है ना, मुझे लगता है घुमाव आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, गंभीरता से देख रहे हैं, वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, मैं एक मैसेज के लिए बना रही हूँ। मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो कहीं ना कहीं बहुत लाइट ले रहे हैं, जो हमारे आसपास में घट रही हैं, या फिर उन लोगों तक पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं जिनके हाथ में पावर है, जो एक बार सपोर्ट कर दे तो ऐसे कितने सारे फ्लोटिंग बोट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंच जाएंगे, फ्लोटिंग हाउसेज जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंच जाएंगे, और फिर उनको हर साल बर्बाद नहीं होना पड़ेगा।